ओके, 6 क्लास। सो हम लोग बेटा अभी अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर ए में हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने करा नहीं है, जस्ट अभी हम लोगों ने मिक्सचर्स हैं जो डिफरेंट तरह के, उनके बारे में पढ़ा है और जो कुछ सब्सटेंसेस हैं, राइट, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो उसी के बेसिस के ऊपर बेटा हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो उसके ऊपर हम लोग कवर करेंगे जो हमारे डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स हैं। ठीक है, सॉलिड विद सॉलिड या सॉलिड विद लिक्विड या लिक्विड विद लिक्विड। तो ये तीन या चार तरह के जो मिक्सचर्स हैं जिनको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके, राइट। सो आज हम लोग जो हमारी फर्स्ट मिक्सचर है सॉलिड विद सॉलिड, कई तरह के हमारे सब्सटेंस होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सॉलिड एंड सॉलिड है उनको कौन कौन से मेथड्स के थ्रू या कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड है हमारे पास हैंड पिकिंग। The components of a solid mixture can sometimes be separated by picking them with the hands. This method is used when components of the mixture are of different color, shape or size and the quantity of the mixture is small. कि हमारे पास मिक्सचर की क्वांटिटी कोई ज़्यादा ना हो। एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, जैसे बेटा हम लोग घर के अंदर अपना राशन लाते हैं ग्रोसरी स्टोर से, तो उसके बाद बेटा हम लोग उसको साफ करते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर कोई कंकर पत्थर या कोई अनदर मटेरियल ना हो जो हमारे मतलब जो हम लोग फूड ले रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट पड़े, उसका बैड इफेक्ट पड़े, राइट। तो ये जो टेक्निक है हैंड पिकिंग, ये कहाँ पे अप्लाई होती है कि जहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है सॉलिड विद सॉलिड का वो स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, फिर जिन दो सब्सटेंसेस को हमें सेपरेट करना है उनकी शेप साइज कलर डिफरेंट हो, है ना। सेम कलर साइज शेप के होंगे तो हमें उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय हैंड पिकिंग आर सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम राइस और दाल, कि हम लोग जब भी दाल या राइस में से पेबल्स को सेपरेट आउट करते हैं। सेकेंड कि सेपरेट ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स, कि पुदीने के पत्तों में से, ठीक है, पुदीने के पत्तों में से ग्रास को सेपरेट करना हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो अलग कलर के होते हैं, अलग शेप साइज के होते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्रास होता है वो अलग शेप साइज का है। ठीक है, उसकी जो शेप साइज है वो सेपरेट है, अलग है। नेक्स्ट इज द थ्रेशिंग। ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे हो, आपको बहुत इजीली क्लियरली भी होगा कि अभी हाल ही में बेटा हम लोगों ने अपनी जो व्हीट की फसल है उसको हार्वेस्ट आउट करा है ना, उसको काटा है, काटने के बाद उसकी थ्रेशिंग करते हैं, चाहे हम कंबाइन के साथ कर रहे हैं या थ्रेशर्स के साथ कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जैसे दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर हार्वेस्टिंग, कि फसल काटने के बाद, ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं थ्रेश आउट करते हैं कि जो लंबे लंबे वो पौधे से बने होते हैं, स्टॉक से होती है, उनमें से ग्रेन्स को सेपरेट करना किसकी हेल्प से, थ्रेशर की हेल्प से। द ड्राइड स्टॉक्स आर बीटन और थ्रेश्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स इन लार्ज फार्म्स। थ्रेशिंग इज डन बाय यूजिंग द मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स, है ना। सो अब ग्रेन्स को सेपरेट करना है उसके प्लांट्स में से, तो हम लोग या तो क्या कर दें कि पुराने टाइम में क्या करा जाता था कि जो फसल है उसको ना जोर जोर से झाड़ा जाता था। ठीक है, एक बड़ा सी पत्थर होता था उसके ऊपर उसको पीटा जाता, उसके साथ उसको मारा जाता था, तो जो वो दाने होते थे वो सेपरेट आउट हो जाते थे और जो स्टॉक होती थी वो सेपरेट आउट हो जाती थी। सो ये कुछ अलग अलग हमारे टेक्निक्स हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द, डू यू नो कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइपन क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, है ना। सो जो नेक्स्ट बेटा अभी हमारे पास बात आ रही है कि जैसे एक प्रोसेस है कि जो कटिंग और गैदरिंग का राइपन क्रॉप, जो हमारी फसल जब पक जाती है तैयार हो जाती है तो हम उसके क्या नाम देते हैं, हार्वेस्टिंग का। ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, कि जो हमारी मशीन होती है बेटा कि जिसके अंदर हार्वेस्टिंग भी एक साथ हो जाती है और थ्रेशिंग भी हो जाती है, हमारी जो कंबाइंस होती है ना, राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट इज विनोविंग। नेक्स्ट मेथड है, आप देख रहे हो जो लेडी है, उसमें आप देख रहे हो इसमें वो क्या कर रही है कि जो ग्रेन्स है अब वो ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं हल्के से, तो उनको ना सेपरेट आउट करना, किस बेस के ऊपर ही प्रोसेस होती है इसके बारे में रीड करते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द
लाइटर हस्क फ्रॉम द हैवियर ग्रीन्स, जो हल्की फुल्की हस्क रह जाती है, हल्की सी कोई धूल मिट्टी या फूसा सा रह जाता है, ठीक है, फूस सी जो रह जाती है उसको सेपरेट आउट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, व्हीट के जो ग्रेन्स होते हैं। In this method, the mixture is allowed fall from a height. The lighter components, the husk, get blown away to a distance, while the heavier components or the grains fall down closer. क्योंकि जो अब वो हस्क होती है बेटा, उसकी जो डेंसिटी होती है, उसका जो वेट होता है बहुत कम होता है, और लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं उनका एक वेट भी होता है और एक डेंसिटी भी होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह गिर जाते हैं, और जो हल्की फुल्की वो हस्क होती है जिसका वेट बहुत कम है, वो हवा के साथ दूसरी दिशा में बहना शुरू हो जाती है। पर इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो पर्सन है जो इस टेक्निक को अप्लाई कर रहा है विनोविंग की, तो इसके लिए उसको एक प्रॉपर हाइट के ऊपर खड़े रहना है, मतलब सॉरी खड़े होना पड़ता है, ठीक है, तब जाके ये पॉसिबल है, राइट। तो अब लास्ट लाइन जैसे कि द टू पार्ट्स thus get separated out into separator heaps, इससे जो अलग अलग ढेर में वो उसके जो वो तैयार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल टेक्निक से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं वो। यस, नेक्स्ट वन इज सीविंग, बहुत सिंपल टेक्निक है, ठीक है। हमारे घर में रूटीन वे में बेटा इसका यूज़ करा जाता है, जैसे भी घर पे अंदर हमारे जो मदर्स हैं, ठीक है, जब भी वो खाना बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो पहले वो सीविंग करते हैं आटे की, जो व्हीट फ्लोर होता है, जो गेहूं का आटा है, उसको वो छानते हैं एक छन्नी के साथ, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सीविंग, ठीक है। बट अब ये सीविंग अकेली किचन के अंदर ही नहीं यूज करी जाती, कई सारे ऐसे और प्रोसेस हैं जहाँ पे सीविंग प्रोसेस को यूज करा जाता है। सो लेट अस discuss them. This method is used to separate the components that are of the different size. For sieving, a sieve is used. A sieve is a wire mesh fixed tightly in a frame. छन्नी होती है, आटा छन्नी, उसको हम लोग sieve कह देते हैं। In this method, the mixture to be separated is put in a sieve. The particles having a small size pass through the holes of the sieve, whereas the larger size particles remain on the sieve. इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, ओके, वो बहुत इजीली निकल जाते हैं उस सीम में से, ठीक है, जो स्मूथ होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स निकल जाते हैं। पर लेकिन जो हैवियर वन होते हैं या जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं ऊपर चन्नी के ऊपरले हिस्से में, और बाकी का जो साफ मटेरियल होता है वो नीचे चला जाता है ना। सो इसके कारण कि हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग दो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जब भी आटे को छाना जाता है, आप लोग घर पे देख सकते हैं इजीली, तो जो कुछ कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, कुछ हल्का सा जो भूरा सा रह जाता है, बरूदा सा रह जाता है, ठीक है, वो छन्नी के ऊपर आ जाता है, और जो साफ साफ हमारा आटा होता है वो नीचे जिस कंटेनर में हम लोग उसको छानने रहते हैं उसमें चला जाता है। एट होम सीविंग ऑफ व्हीट फ्लोर में बी डन टू सेपरेट फाइनली ग्राउंड फ्लोर पार्टिकल्स फ्रॉम द कोर्स पार्टिकल्स, ठीक है। वही बात जो भी मैं कह के मैं हटाऊं कि जब भी हम लोग घर पे व्हीट फ्लोर को छानते हैं किचन के अंदर, तो जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके कहाँ पे रह जाते हैं, छन्नी के ऊपर, और जो बाकी के होते हैं वो स्मॉल होल्स के थ्रू निकल जाते हैं, जो साफ आटा होता है हमारा। At construction sites, sieving of sand is done to separate the fine sand from the gravel and pebbles, ठीक है। जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनती हैं या कोई और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे जो रेत होती है उसको भी इसी तरीके से छाना जाता है, जिसमें जो साफ रेत होती है वो छन्नी की हेल्प से नीचे चली जाती है, और जो पेबल्स या ग्रेवल्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं छोटे मोटे, वो वहाँ से साफ हो जाते हैं। The sieve used is much bigger in size. The size of the holes is also big. अब जिस साइज का हमें वो चाहिए और जितना मटेरियल हमें चाहिए, हम उसी के बेसिस के ऊपर जो सीव होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से उसके होल्स होते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो इन केरला कैश्यू नट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड बाय सीविंग। अब यही एक प्रोसेस है कि अब केरला के अंदर जो कैश्यू प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, वहाँ पे जो कल्टीवेशन हो रही है उनकी, ओके, राइट, तो वो उसी के बेसिस के ऊपर होती है। तो अब जो सीविंग है, ओके, तो सीविंग के बेसिस के ऊपर ही जो कैश्यू नट्स होते हैं, राइट, जो हमारे काजू होते हैं, उनको अलग अलग साइज के सेपरेट आउट करा जाता है। ज्वेलर्स यूज द प्रोसेस ऑफ सीविंग टू सेपरेट पेयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, है ना, कि जो ज्वेलर्स होते हैं, जो अलग अलग साइज के मोती होते हैं, उनको भी वो छन्नी की हेल्प से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है।
उनका जो साइज होता है मोतियों का, उसी के हिसाब से उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अ मैग्नेटिक सेपरेशन. This method of separation is used when one of the component of a mixture is magnetic, that is it get attract towards a magnet. अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, मान लो कूड़े का बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें से हमें जो लोहे से बनी हुई चीजें हैं, जो मैग्नेट की बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो बहुत बड़ा ढेर लगा, लोहे की चीजें हैं, प्लास्टिक की हैं, रबड़ की बहुत सारी हैं। अब हमें क्या करना है कि जो लोहे की चीजें इनको सेपरेट आउट करना है, तो हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीन होती है, उस मशीन के आगे एक मैग्नेट लगा होता है काफी बड़ा, तो उसमें क्या होता है, एक क्लिंग की शेप में होता है। तो जो भी लोहे से बनी चीजें होती है, ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं प्लास्टिक या अनदर गार्बेज से, राइट। तो ये जनरली यूज करा जाता है लोहे से बनी चीजों के लिए या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट स्टेप स्लाइड पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट इज द लिखा हुआ बेटा, जैसे स्कारप आयरन इज रिमूव्ड फ्रॉम द हीप ऑफ waste materials garbage by using the strong magnets fitted to a crane. This iron can be melted and reused. Obviously मैंने आपको बताया जो स्कारप आयरन है, जो खराब लोहा है, ठीक है, जो गल सड़ चुका है, खराब हो रहा है, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं हम लोग, जो पतला मोटा जैसा भी होता है, तो उसमें मैग्नेटिक्स, और फिर उस आयरन को क्या कराते हैं, इकट्ठा करके उसको मेल्ट करके दोबारा से रीयूज करा जाता है। नेक्स्ट इज द सब्लिमेशन. अब ये जो टेक्निक आ रही है बेटा, ये आपके लिए एक अलग से टेक्निक और न्यू वन है। हमने इसको लोअर क्लासेस में कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में चलते जाएंगे, हम ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। सो जनरली सॉलिड सब्सटेंस ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंज इनटू देयर लिक्विड फॉर्म एंड ऑन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू देयर वेपर फॉर्म. जब आपको हमें पता है बेटा कि जब भी कोई एक सॉलिड चीज है, जब हम उसे जलाते हैं या किसी हाई टेम्परेचर के ऊपर उनको रखते हैं, तो मेल्ट होती है, ठीक है, सॉलिड से वो लिक्विड बनता है, जो फिर अगर हम उसको और जलाते हैं, फिर वो गैसेस की फॉर्म में चेंज होता है, हमें ऐसा पता है। और लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। नाम आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी बेटा हम लोग घरों के अंदर हवन करवाते हैं, ठीक है, तो कपूर की टिक्की होती है, टैबलेट होती है कपूर की, जिस पे हम लोग हवन यज्ञ में वो जो हवन यज्ञ हम लोग जो करते हैं, ठीक है, तो यज्ञशाला में जब भी हम लोग हवन करते हैं या घर के अंदर हवन करवाते हैं, तो हमारी यज्ञशाला होती है, तो हम लोग उसमें आग जलाने के लिए कपूर की जो वो टैबलेट होती है उसका यूज करते हैं, उसको हम आग लगाते हैं और उसके बीच में उसको रख देते हैं। और लेकिन हम लोग एक चीज को कभी ऑब्जर्व करें कि जो कपूर की बेटा वो जो टैबलेट होती है, वो मेल्ट नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, वो सीधी गैस फॉर्म में चली जाती है, उसका कुछ भी ऐश वगैरह भी नहीं बनती है। जैसे हमारी एक फिनाइल की गोली आती है बेटा मार्केट में, ठीक है, तो या हमारे टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट्स में भी उसका यूज करा जाता है। तो वो जो गोलियां होती है ना, ठीक है, तो वो ना लिक्विड में चेंज नहीं होती तो वो सॉलिड है, लेकिन वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, गैस स्टेट में। वो एक प्रॉपर्टी है, और डायरेक्ट सॉलिड का गैस में चेंज होना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी सब्लिमेशन। ये एक प्रोसेस है, क्योंकि ये कुछ ऐसी मटेरियल है जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में, राइट। अब सब्लिमेशन तक आपको बेटा समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, गैस स्टेट में, ठीक है, जब भी हम उन्हें हल्का सा गर्म करते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी. बेटा ये जो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है ना, अगर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, दैट इज बेनिफिशियल टू अस. आपको मैं यहाँ पे ऐसे ही समझा देता हूँ, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन हम जो ऊपर स्टेटमेंट लिख रखी एक्टिविटी 1 की, आपको मैं वो बता के फिर अपने बेस के ऊपर समझा रहा हूँ। तो जैसे ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, ठीक है। एक्टिविटी 1 के नीचे लाइन लिखी हुई है कि जो एक रेत का और कैम्फर होता है बेटा कपूर, ठीक है, कपूर की वो जो छोटी सी टैबलेट होती है, हमारी टिक्की होती है जो छोटे से, है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम उसे सेपरेट करने तो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, रेत लिया और रेत के अंदर हमने जो कैम्फर है उसको पीस दिया बेटा, उसको अच्छे से मैश कर दिया, पीस दिया, मैश कर दिया, मैश करने में उसको रेत के साथ मिक्स कर दिया। तो अब हमें उसे सेपरेट करना है, तो कैसे करोगे, तो कहता है इसको करने के लिए क्या करना है,
कि हमें वो उस मिक्सचर को एक बर्तन में लेना है और फिर नीचे से हमें आग जलानी है, राइट। तो आग जलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके ऊपर ना एक कोई भी कवर कर देंगे उसे किसी अच्छे तरीके के साथ, ताकि जो भी हीट निकले वो उठे नहीं, वो बाहर ना स्केप आउट ना हो जाए, वो रहे तो रहे उस बर्तन के साइडों पे। जैसे मान लो कि हमने एक बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर मान लो हम लोग पानी उबाल रहे हैं, वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया उस बर्तन को ढक के रखा है, कवर करके रखा है। तो क्या होता है हम लोग जैसे ही पानी उबलता है उसके ऊपर हमने जो ढक्कन रख रखा था उसके ऊपर छोटी छोटी लिक्विड की ड्रॉपलेट्स चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा वो वाटर जब इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेट होने के बाद जब वो उस ढक्कन के साथ टकराता है तो वो कौन सी फॉर्म में चेंज होता है, बोल के लिक्विड फॉर्म में। तो वैसे ही हमें अगर इस चीज को सेपरेट करना है सैंड और कैम्फर को, तो हमें ऐसे ही करना रहेगा कि एक बर्तन हमने लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने वो सैंड और कैम्फर का मिक्सचर डाला और फिर हमने क्या करना उस बर्तन को ऊपर से कवर कर देना है कि किसी भी तरीके से वो जो हीट है वो बाहर ना जा पाए, जो भी उस मिक्सचर से निकलेगी। तो एक्चुअल में होगा कि जो कैम्फर है हमें पता है कि जैसे उसे हीट मिलती है तो वो इवेपोरेट होता है। तो जैसे अब वो इवेपोरेट होगा, ऊपर हम लोगों ने कवर कर रखा है, ढक्कन सा लगा रखा है, तो वो जो कैम्फर होगा वो सारा का सारा कहाँ पे आके चिपक जाएगा, ऊपर आके चिपक जाएगा। ठीक है। अब जो सैंड है वो हीट होने पे इवेपोरेट तो होता नहीं है, निकलेगा तो है नहीं, लेकिन जो कैम्फर है वो एक सब लाइन है, वो सब्लिमेशन दिखाता है, तो वो उस ढक्कन के साथ चिपक जाएगा। तो जितना भी हमारा कैम्फर होगा मिक्सचर में से वो निकल के उसके साथ चिपक जाएगा ढक्कन के, तो जो हमारा रेत है वो उस नीचे बर्तन में ही रह जाएगा। तो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैम्फर और सैंड को अलग कर सकते हैं। ठीक है। और इस हम प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन, राइट। ये बेटा मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लिखे हुए हैं जो उनके साथ मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल रहता, तो मैंने आपको एक सिंपल वे में इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वही चीज नीचे लिखी हुई है कि द मेथड ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड विच सब्लाइम इजीली फ्रॉम सब्सटेंस विच डू नॉट सब्लाइम। अब रेत नहीं होता है लेकिन कैम्फर हो जाता है। Substances like naphthalene, camphor, iodine, ammonium chloride sublime on heating. They can therefore be separated from the substance like sand, salt, sugar by the process of sublimation। कि अगर इन सबको जैसे आपका कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, इन सबको अगर हम लोगों को अलग करना है तो हम लोग कैसे इनको सेपरेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट बेटा मेरे पास आ रहा है मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद लिक्विड। कि अगर हम मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। बट लेकिन जो मिक्सचर होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे, पहला है सॉलिड विच डिजॉल्व इन लिक्विड। ऐसे सॉलिड होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे आपका साल्ट, शुगर, राइट, ये सारे इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं वो डिजॉल्व नहीं हो पाते, जैसे सॉइल है ना, सैंड, ये नहीं हो पाते हैं ना। यस, तो ये नहीं हो पाते, तो इनको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और जो हो जाते हैं उनको भी कर सकते हैं। और लेकिन हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे जो सॉलिड पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको सेपरेट करना है। जैसे मान लो एग्जांपल दिया मैंने आपको कि हम लोगों ने क्या किया, पानी के अंदर चीनी घोल दी, अब उसको सेपरेट करना है क्योंकि चीनी सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो अब उनको सेपरेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। टेक्निक आ रही है कि सम सॉलिड्स dissolve completely in liquid to form clear solution. For example, salt or sugar dissolve completely in water. The component of such mixture can be separated by the following method. कैसे, फर्स्ट वन आ रहा है बेटा हमारे पास इवेपोरेशन। सिंपल सी टेक्निक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि मान लो कि हमारा एक सोल्यूशन, अब एग्जांपल के साथ इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या करा कि जो हमारा एक बर्तन लिया हम लोगों ने, उसके अंदर पानी डाला और उसके अंदर चीनी डिसॉल्व कर दी। फिर क्या करो, उस बर्तन को गैस स्टोव के ऊपर रख दो, ठीक है। फिर गैस को ऑन करके जब उसको हीट मिलेगी बेटा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा जो वाटर है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। वो वाटर सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा और जो चीनी है वो इवेपोरेट नहीं होगी, वो इवेपोरेट नहीं होगी, वो उसी बर्तन में रह जाएगी नीचे चिपकी हुई, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग चीनी और वाटर को अलग कर सकते हैं, राइट।
या हम लोगों को साल्ट को वाटर से अलग करना है तब भी यही टेक्निक अप्लाई है। मतलब जो भी ऐसा सॉलिड जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, अगर हमें उसे सेपरेट आउट करना है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस इवेपोरेशन। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 भी सेम वही है। बर्तन लिया, उसमें चीनी या नमक घोल दिया, उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद उस बर्तन को कहाँ पे रख दिया हम लोगों ने? गैस के ऊपर रख दिया, गैस ऑन कर दी, हीट मिल रही है, हीट मिलने में जो वाटर है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो रहा है, और जो वो सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में था पहले वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया वो सेपरेट हो जाएगा और वाटर सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। राइट, तो ये सिंपल सी टेक्निक है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। यस बेटा, आगे ये लिखा भी हुआ है कि जो इवेपोरेशन मेथड है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो जाता है हमारा, कि दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड फ्रॉम सी वाटर। अब ये टेक्निक वहाँ भी यूज करी जाती है जब जो हमारा खाने वाला नमक होता है। हमें पता है जो खाने वाला नमक है हमारा कहाँ से बन रहा है? हमारे समुद्रों से। ठीक है, तो वहां से इसको सेपरेट आउट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। Sea water collected in shallow bed dug near the sea. The heat of the sun help in evaporating water, leaving behind the particles of salt. कि क्या करा जाता है कि जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे से खड्डे करे जाते हैं, ठीक है, जिनके बीच में क्या करा जाता है? उस समुद्र के पानी को कलेक्ट करा जाता है और सन की हीट की वजह से वो वाटर सारा का सारा उन खड्डों से इवेपोरेट हो जाता है और जो साल्ट होता है वो उस खड्डे में एज सच रह जाता है। Next, do you know on the average a liter of seawater has about 36 gram of edible salt in it? कि अगर हम लोग 1 लीटर पानी ले लें समुद्र का तो उसके अंदर से कितने ग्राम नमक निकलता है? 36 ग्राम, 36 ग्राम ऑफ साल्ट। राइट, नेक्स्ट इज द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल लगती है बेटा, ये टर्म है इवेपोरेशन से रिलेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन थोड़ी सी आसान है वैसे ही समझना है इसको। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं कि द मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन। कि हम लोगों को अगर प्योर सॉलिड निकालना है कि किसी भी एक सॉल्यूशन में जो प्योर सॉलिड जो डिसॉल्व हुआ है अगर हमें उसे सेपरेट करना है तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज करी जाती है? क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज मैनी इम्प्यूरिटीज इन इट। जब भी बेटा क्या करा जाता है कि उसको जो हम लोग साल्ट अलग करते हैं बेटा समुद्र के पानी से, है ना, तो उसको पहले क्या करा जाता है? इवेपोरेट करा जाता है। और इवेपोरेशन होने के बाद, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? इवेपोरेशन होने के बाद क्या होता है कि इवेपोरेशन होने के बाद वो जो साल्ट रह जाता है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा ना कि समुद्र का पानी इवेपोरेट हो जाता है और खड्डों के अंदर क्या रह जाता है? साल्ट। और लेकिन उस साल्ट के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता जैसे हम लोग को मार्केट में मिलता है हम उसको यूज कर लेते हैं अपने किचन के अंदर, वैसा नहीं होता। उसके अंदर कई तरह के और इंप्योरिटीज होती हैं, कई तरह के और साल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो उनको सेपरेट आउट करना होता है। ठीक है, तो अगर हमें प्योर फॉर्म में उस साल्ट को ऑब्टेन करना है एडिबल बनाने के लायक, तो हम लोग कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं इवेपोरेशन के बाद? क्रिस्टलाइजेशन। राइट, कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करना कैसे करी जाते हैं? टेक्निक में पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस व्हिच सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द फॉलोइंग एक्टिविटी एक्सप्लेन्स द प्रोसेस इन डिटेल। जैसे यहाँ पे नीचे दे रखा है, इस एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो तक। इस वीडियो में हम इस एक्टिविटी तक ही करेंगे, लेकिन जो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है, ठीक है, आज हम इसको पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। राइट, कि जो इस एक्टिविटी के थ्रू कंक्लूजन बनेगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं आज। सबसे पहले कि टेक 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन इट। कि क्या करो, 100 ग्राम पानी लेकर उसके बीच में उतनी जितनी चीनी उसके अंदर घोलती है उतनी घोल के छोड़ दो। फॉर दिस कीप ऑन मिक्सिंग शुगर इन वाटर अंटिल इट कैन डिजॉल्व नो मोर ऑफ शुगर। कि तब तक उसको डिजॉल्व करते रहो कि मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो जाए, उसके बाद चीनी डिजॉल्व ना हो। ट्रांसफर दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू ए चाइना डिश, हीट द चाइना डिश ऑन ए वाइट गॉज। अब आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वर्ड यहाँ पे लिखे हुए ना, कि जिस बर्तन में हमने उसको घोला है, घोलने के बाद उसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दो। मान लो इसे कढ़ाई की तरह खुला मतलब खुले मुंह वाला हमारा कोई बर्तन है, उसके बीच में हमने उसको डाल दिया। तो डालने के बाद क्या करना है कि जैसे ही बेटा वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, कंटिन्यूटी में जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, जैसे हम उसको हीट अप करेंगे उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को,
तो जब हम उसको हीट अप करेंगे तो हीट अप करते करते साथ में हमें ना एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे ना उसके ना वो जमना सा शुरू हो जाएगा, ऐसे क्रिस्टल से बनने, टुकड़े टुकड़े से बनना शुरू हो जाएंगे, उसके क्रिस्टल से बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बेटा ऐसा बनना शुरू होता है, एकदम से हम लोगों को क्या करना होता है, हीट को बंद कर देना होता है। जैसे हम लोग उसको हीट को बंद कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा। एक्चुअल में होगा क्या कि एक पॉइंट ऐसा आएगा इवेपोरेशन के बाद, जब हम उसको हीट अप करते रहेंगे, कि जितनी भी उसके अंदर इम्प्यूरिटीज हैं वो सारी की सारी इवेपोरेट हो जाएंगी वाटर के साथ साथ, ठीक है। और जो प्योर फॉर्म है वो एज सच उस बर्तन में रह जाएगी, ठीक है। सो होप बेटा कोशिश करिए मैंने समझाने की कि डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है। इवेपोरेशन में तो जनरली किसी एक लिक्विड को इवेपोरेट करना है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन कैसी टेक्निक है कि जिसके अंदर हम लोग उस लिक्विड के अंदर जो हमारा सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ है उसको हमने प्योर फॉर्म में उससे सेपरेट करना है। तो कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है, क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो इसकी जो कंक्लूजन है कि हमने इसमें क्या पढ़ा और कौन कौन सी टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कौन कौन सी चीजों के को सेपरेट करने के लिए, कौन कौन से मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज करी जाती है, ये हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना सही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।